हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वह प्रश्न अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे आधारित है। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। फिर भी हम आपको एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को, है ना, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है अगर उसका कर्म को हम लोग ध्यान ना दें। इस आधार पे जैसे कि मान ले जाए कोई संख्या 4 है तो इसे हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन 2 जो है एक अभाज्य संख्या है और ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम आपको बताना क्या जा रहे हैं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें आपको हम बताए भी थे, फिर भी हम आपको याद दिलाने के लिए दोबारा बता रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। इसके अनुसार कहता क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या है, ठीक है ना, कोई भी भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, और ये गुणनखंड अद्वितीय होगा, मतलब एक और केवल एक ही तरीका से लिख सकते हैं अगर उसका कर्म को ध्यान में ना रखे तब। जैसे मान लीजिए 50 है तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 एक भाज्य संख्या, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। उसी तरह मान ले जाए 15 है, 15 भी भाज्य संख्या है तो 3 गुने 5। मान ले जाए 120 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 दूना 24 और गुने 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120। अब देखिए विद्यार्थी, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2। ये भी आपको मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसी को कहता है कि अद्वितीय रूप। अद्वितीय मतलब हर एक में वही संख्या शामिल है जो पहला में शामिल है। इसमें भी 3 2 है, इसमें भी 3 2 है, इसमें भी 3 2 है, फिर इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन कर्म सबका क्या है, अलग अलग है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। हालांकि आप पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, बस उसका नाम यहाँ पे नया दे दिया गया जिसको हम लोग कहते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। पर इससे आपको डरना नहीं है, नॉर्मल ही है, बस गुणनखंड करना है। और कैसा गुणनखंड आप लोग करते भी होंगे, अभाज्य गुणनखंड ही करते होंगे। किसी का मन कर रहा होगा कि सर 150 को 15 गुने 10 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी देखिए 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 3 गुने इसको 5 कर दीजिए और 10 को 5 गुने 2 कर दीजिए। अब इसको अद्वितीय रूप से व्यक्त करने के लिए आप इसी को चाहेंगे तो सजा कर लिख सकते, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, तो यही हम बताने जा रहे हैं आपको कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे जो आधारित प्रश्न है उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका अनुप्रयोग हम बताए थे, इसका अनुप्रयोग में आपको बताए थे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम संख्या और महत्तम संख्या ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, दी गई संख्या, अगर संख्या दी हुई है, कोई भी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या अगर दी हुई है तो उसका महत्तम भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, लघुत्तम संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसका एक उपयोग और हम कर सकते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक कितना आएगा वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 2 के पावर मान ले 10 है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, या 4 के पावर 50 है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 के पावर 100 है
तब उसका इकाई अंक कितना आएगा। ये सब भी हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पे आधारित प्रश्न के आधार पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तब चलिए हम लोग प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रश्न मिलेगा, सबसे पहले तो आपको प्राइम फैक्टर करने के लिए आना चाहिए विद्यार्थी कि किसी भी संख्या का हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। प्रश्न आपको अगर एग्जाम में मिल जाए, ये प्रश्न दे दे कि प्रत्येक संख्या को, ठीक है, प्रत्येक संख्या को अभाज्य, प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। क्या करें? व्यक्त करें या दर्शाएं। एक ही बात है। जैसे आपको दे देगा 140, तब आप इसको एक कर सकते हैं। अगर किसी को काउंटिंग याद होगा तो काउंटिंग पे भी कर सकते हैं, या तो किसी को नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट डिवीजन से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका पहला तो तरीका ये होगा विद्यार्थी कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको 70 बार में कर लीजिए, इसको 35 बार में कर लीजिए और इसको 7 बार में कर लीजिए। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड वो कितना कितना होगा, 2 गुने 2 और गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब दो बार आया तो इसका 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं और ये 5 गुने 7, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है कि 20 गुने 7 140 होता है और 20 को आप तोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका ये गुणनखंड सही है कि नहीं है चेक कर सकते हैं। जैसे कि 2 दूना 4 25 20 और 7 140। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होगी तो इससे घबराना नहीं है। थोड़ा सेहत में कुछ गड़बड़ी आई है, इस कारण से आवाज़ में भी कुछ दिक्कतें होंगी, इसके लिए सॉरी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 5000, कितना है 5, और इसका आपको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। देख लें आप लोग भाज्य का नियम पढ़े होंगे, जिसमें कि अगर शुरू में अगर 5 मिले इकाई अंक तो उसको हम 5 से भाग करेंगे तो पूरी भाग लग जाएगा। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करना है, देखिए आपको प्रश्न में हम लिख दिए हैं सभी के क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तब इसका कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले आप इसका फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 5005 है, आप कितने बार से डिवाइड करेंगे, 5 बार से, 1 फिर 0 0 फिर 1। अब देखिए विद्यार्थी 1 0 1 आया। अब इसको आप डिवाइड अगर कर पाते हैं तब तो ठीक है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो अब देखिए ये किसी से कट रहा है क्या। जैसे कि आप 7 से देखिए काट करके कटता है, 7 को एक बार में लगाएंगे तो 3 आएगा और फिर 0 आएगा, तो 3 पर 0 होने के बाद 7 चौक 28 और 7 21, मतलब 7 से भी डिवाइड हो रहा है तो आप 7 से भी इसमें भाग दे सकते हैं। देखिए 7 उन्हें 1 करेंगे तो 7, बाकी बचा 3 पर 0 हो गया तो 30, तो 7 चौक 28 और बच गया कितना 2, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 21, 3 बार से कट जाएगा। अब देखिए इसको आप अगर काटना चाहेंगे तो और कितने से कटेगा, 143, लगाइए दिमाग, 13 से कट रहा है क्या, लगा के देख सकते हैं। एक बार में लगाइए, 1 शेष बचा और फिर एक बार में लगाइए, तो आप 13 से भी इसको काट सकते हैं। अब भाग देने के लिए बच्चे तो नहीं रहे, क्लास 10th में गए हैं तो सही से भाग देने आता भी होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम सिखाएंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 5005, इसलिए लिख सकते हैं ना 5005। ठीक है, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड, देखिए 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13 गुने 11। ठीक है,
फिर आपको हम एक और उदाहरण देना चाहते हैं, ले लीजिए, सीखिए, फिर समझिए। जैसे लिख दे 7429 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो। ऊपर हम प्रश्न में ही लिख दिए हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आप इतना का भी अभाज्य गुणनखंड, इसमें भी आपको लग रहा होगा कितना से भाग लगाएं, मुझे भी लग रहा है, पता नहीं कितने से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो भाज्य का नियम आप पढ़ेंगे, इकाई अंक 9 है तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। 3 से देखिए, 3 से कटने का नियम, अंकों का जोड़िए, अगर 3 से कट रहा है तो 3 से भाग दीजिए। 9 2 11 4 15 7 22 हो रहा है, 9 2 11 4 11 4 15 4 7 22, 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देखिए काट कर, 7 में तो एक बार में लग जाएगा और यहाँ 7 6 42 होगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 8 बार में भाग नहीं लगेगा, 9 में भी नहीं लगेगा। 10 में देखिए, 10 से भी नहीं लगेगा। 11 से देखिए, इस तरह से आप लगाते जाइए अनुमान से। 11 में 6 बार में लगाइए तो ये 66 होगा, बाकी बचेगा 8, और फिर अगर 77, बाकी बचेगा 5, ये भी नहीं कटेगा। तो आप इसको 13 से देखिए भाग लगाकर, तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, बाकी बच गया 9, है ना, और 9 पर 2 92, तो 63 91, फिर शेष कितना बचा 1, फिर भी नहीं कट रहा है। आप विद्यार्थी और भाग दीजिए, 15 से दीजिए, 16 से दीजिए, 16 से भी नहीं लगेगा। 17 से देखिए, 17 चौका 68, बाकी बच गया 6, और फिर ये 2 हो गया, तो 6 पर 2 कितना हो गया 62, और फिर 77 51। अगर लगाएंगे तो आपका शेष कितना बचेगा 11, और ये फिर कट जाएगा। इसका मतलब ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। आप इस तरह से सोचेंगे, हड़बड़ा नहीं जाएंगे। अगर आप डरने लगेंगे कि पता नहीं कटेगा कि नहीं, तो फिर कटबो नहीं करेगा। आपको काटना है तो दिमाग पे लगाना होगा। चलिए 17 से देखते हैं डिवाइड करके। 17 से आपको और प्रॉब्लम है तो आप पहले डिवाइड करके देख लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा कुछ गलतियां ना मिले। तो डिवाइड करिए, 7 4 2 9 है, 4 बार में लगाइए 68, अब बच गया 6, कितना बचा 6, उत्तरा कितना 2 आया। 77 51 51, ठीक है, ये हो गया 11, और ये 7 बार में पूरी क्या हो रहा है कट जा रहा है, ठीक है ना। 119, एक कट गया। कह सकते हैं कि एक बार तो डिवाइड हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें हम 17 को फैक्टर अगर करें कितना से 74 29, तब कितना होगा, कितना बार में लगेगा 437 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी, फिर आपको दिमाग लगाना है कि 437 कितना से कटेगा, ठीक है। देखिए ये तो 3 से पक्का नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि देख लीजिए 7 3 10 4 14 हो रहा है। फिर आपको 17 के अलावा देखिए 18 से कटता है क्या, 17 से और देख लीजिए काट के, 17 दूना 34 नहीं कटा, 18 से नहीं कटेगा। 19 से देखिए, 19 दूना 38, 19 से देखिए कट रहा है, तो 19 दूना 38 और 5 तो 19 57, ठीक है। तो ये 23 बार में 19 से कट गया। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 17 गुने 19 और गुने 23, ठीक है। और अगर आप आगे देखना चाहेंगे और देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से करेंगे तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो आपको बताएंगे और आसानी से समझ भी जाएंगे, लेकिन आप खुद से करने का प्रयास करिए। जैसे मान लिया 3 8 है 2 5 है, तो ये तो पक्का 5 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है 5, तो ये तो 5 से कट ही जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे तब ये 5 से कट ही जाएगा। देख लीजिए
38 है। देखिए विद्यार्थी, मेरे में स्पेस कम है, आप लोग अपने जब कॉपी पे इसको छपाई करेंगे तो आपको स्पेस बहुत मिलेगा, इसलिए आप इससे घबराए नहीं। अगर घोच पोछ हो जा रहा है तब कोई बात नहीं है, आपको समझने से मतलब है। और ना समझ में आए तो कमेंट करिए, ज़रूर बताएंगे, फिर से बताएंगे 2 बार 3 बार, जितने बार आपको मन करे पूछिए, आपका राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, मौलिक अधिकार है, अपनाइए। ठीक है, इसको आप 5 से डिवाइड कर लेंगे ना, 5 सते 35 और बचा 3, तब 5 छक 30 और 25 25। ठीक है ना, फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 का 5, ठीक, बचा 2, 25 25, बचा 1 और 15 15। ये देखिए, फिर 3 से भाग लगाइए, क्योंकि 5 3 8 1 9 हो रहा है, तो 3 से भी कट जाएगा। 3 5 15, 3 इकाई 3, और उसके बाद आप भाग लगा दीजिए, फिर 5 1 6 हो रहा है, तो 3 से कट जाएगा। 17 बार में कट गया ना, कितने बार में? 17 बार में। इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं ना, 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 और गुने 17। ठीक है, ये आपका हो गया। समझ में आए बात? क्या हम बताना चाह रहे हैं कि भाज्य जो संख्या जो होगी उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। चलिए कुछ और नए प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है, नए प्रश्न में आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं। अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, तब देखिए कैसे करते हैं। प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्या का एलसीएम एवं एचसीएफ, लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात करें। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा। ठीक है, दोनों बात आप सोच सकते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलिए या अभाज्य गुणनखंड विधि बोलिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा। अब जैसे क्या होगा, आपको दे दिया, मान लीजिए एक 26 है और संख्या कितना है? 91 है। इसको आपको क्या निकालना है? बोलिए, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। कैसे? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। बाकी तो आप एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, 2 गुने 13। ठीक है, 91 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, इसको चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 13 सते 91, तो 7 गुने 13। ठीक है, अब देखिए महत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या दोनों को समझिए कैसे निकलता है। ठीक है, जब विद्यार्थी एलसीएम निकालना हो, इसलिए देखिए एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो? एलसीएम किसका किसका? 26 और 91 का। क्या करेंगे विद्यार्थी? दोनों में जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे, बाकी जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ये ध्यान रखना। क्या बताएं? जो दोनों में कॉमन हो उसको भी लिखेंगे और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन कितना कितना है? यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसको भी लिखेंगे। और 2 इसमें है लेकिन इसमें भी कॉमन नहीं है तो 2 भी लिखेंगे। 7 है यहाँ लेकिन इसमें 7 नहीं है कॉमन, तो इसको भी लिखेंगे। ये हमारा निकल जाएगा एलसीएम।
ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तब परिभाषित कर सकते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड और गुना या मल्टीप्लाई या इनटू, जो बोलिए, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड और दोनों में उपस्थित प्रत्येक संख्या का गुणनखंड, दोनों में उपस्थित प्रत्येक संख्या का गुणनखंड। ठीक है। तब 13 दूना 26 और गुने 7 करिए। 26 गुने 7 करने आता ही होगा, या तो पहाड़ा आधे 26 सत्ते 53 से, या जो भी होता है, हम भी थोड़ा भूल रहे होंगे तो आप याद करिए। 13 दूना 26 और गुने 7 कर लीजिए। ठीक है। सच्छक 42, देखिए आपको कंफर्म करने के लिए गुना करवा रहे हैं। ठीक है, डर नहीं जाएंगे। बाकी 4 7 14 4 18, मतलब 26 गुने 7 करेंगे तो 26 सत्ते 82 से होता है। ठीक है। और मैंने कुछ गलत बोल दिया था, तो काउंटिंग थोड़ा बहुत गुना के द्वारा भी जान सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो कितना आ गया 182। अब फिर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, महत्तम निकाल लीजिए, HCF। ठीक है, 26 और 91 का। देखिए इसका सिंपल है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ संख्या का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो दोनों में उभयनिष्ठ कितना कितना है, देखिए यहाँ भी 13 उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों में पाया जाता है, जिसको आप लोग कॉमन बोलते हैं। ठीक है ना, 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, तो इसका उभयनिष्ठ कितना है 13। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे हम आंसर उसको बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल में जैसे कि 510 है। ठीक है, 510 और कितना है 92, इसका निकालना है। तो सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से बना रहे हैं ना। तो 510 का क्या निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 510 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे बताए हम स्टार्टिंग में भी। इसमें कितने से भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 10 से भी लग जाएगा। तो आप इसको काटिए। 510 को आप चाहेंगे तो साइड से गुणनखंड कर सकते हैं। 2 बार में लगाए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर 5 बार में लगाइए, फिर 3 बार में लगाइए और 17। ठीक है, कितना आया, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 आ गया। ठीक है। एवं किसका निकालेंगे, 92 का अभाज्य गुणनखंड। ये तो आप जानते ही हैं, 23 गुने 4 करते तो 192 आता है। सॉरी, अभाज्य संख्या लिखा गया, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 गुने 2 और गुने 23 करेंगे तो 23 दूना 46 दूना 92। अब देखिए यहाँ पे लिखना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम में हम आपको बता दिए हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको भी लिखना, और जो कॉमन ना है उसको भी लिखना। ठीक है, जो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लिखना, और जो उभयनिष्ठ है उसको भी लिखना। इसलिए क्या लिखेंगे, एलसीएम, है ना। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिखिए, लघुत्तम संख्या किसका किसका, 510 और 92 का। दोनों में देखिए कॉमन कितना है, 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, दोनों में है, इसको लिखिए। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, तो इसको लिख दीजिए। ठीक है, 23 यहाँ है, 23 यहाँ नहीं है, तो लिख दीजिए इसको भी। 5 यहाँ है, 5 इसमें नहीं है, तो 5 को लिख दीजिए। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 को भी लिख दीजिए। 17 यहाँ इसमें नहीं है, तो आप 17 को भी लिख दीजिए। बोलेंगे सर बहुत सारा हो गया। ठीक है, फिर से समझिए, एलसीएम लिखना होता है, एलसीएम की परिभाषा आपको पता है कि दी गई संख्या से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो अगर आप किसी को छोड़ देंगे तो भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। 92 से ये कट जाना चाहिए, 510 से भी ये कट जाना चाहिए, दोनों से कटना चाहिए, तभी तो निकलेगा सही से।
तो परिभाषा को आप समझिए। परिभाषा कहता क्या है कि वो संख्या जो है दी गई संख्या को पूरी पूरी काट दे, जो आएगी संख्या। देखिए तो गुना कर लीजिए, दोनों में जो मिल रहा था, दो यहाँ भी इसको लिख दिए, दो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, दो इसमें है इसमें नहीं है लिख दिए, 23 इसमें था इसमें नहीं है लिख दिए, 5 यहाँ था इसमें नहीं था लिख दिए, 3 यहाँ था। अब बोलेंगे सर इसमें 2 को 2 है, तो 2 को 2 तो लिखा ही गया ना। 17 है तो 17 आप गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 दिया 60, 60 गुने 17 करिए तो 1020, 1020 गुने 23 कर लीजिए। आप लोग गुना करके आंसर लिख लेंगे, इतना भी आलसी नहीं बनना है। गुना करना तो आप लोग को दाएं बाएं का खेल है, बचपन से करते आए हैं, तो आप गुना करके यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। फिर हम आपको महत्तम संख्या बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसी का महत्तम संख्या कैसे लिखेंगे, चलिए देखिए। महत्तम संख्या, ठीक है, क्या करेंगे, एवं निकालिए यहाँ पे महत्तम संख्या। महत्तम संख्या किसका किसका, 510 और 92 का। इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं, आधा है ना, ये हम बताएं आपको कि जो दोनों में मिलता बस उसी को लिखेंगे। तो देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, ये 2 है और यहाँ 2 है, ये दोनों में मिल रहा है तो एक 2 लिख देंगे, ठीक है। और देखिए कौन मिल रहा है, और ये 2 है, एक ही गो है इसमें, 2 को नहीं मिल रहा है, 23 भी नहीं मिल रहा है, तो इसका महत्तम संख्या कितना हो गया विद्यार्थी, 2 हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं ना कि अतः है महत्तम संख्या कितना आया, 2, और जो आपका लघुत्तम संख्या है वो भी आप कैलकुलेट करके लिख देंगे, गुना करना ही रह गया था। तो आशा कर रहे हैं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो ज़रूर बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कुछ प्रूफ में हम लोग चलते हैं, जो कि पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं उसको भी हम बता रहे हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे एक महत्वपूर्ण गुण है जिसको आप नियम भी कह सकते हैं, आप क्लास 7 में भी पढ़े होंगे और आगे भी कंपटीशन में जब जाएंगे तब भी देखने को मिलेगा। उसमें ये रहता है कि दो संख्याओं, ठीक है ना, दो संख्याओं का एलसीएम जो होता है एवं एचसीएफ, एलसीएम एवं एचसीएफ का जो गुणनफल होगा, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा वो पहली संख्या या दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। कहने का मतलब यही हुआ कि दो संख्याओं का लघुत्तम संख्या गुने महत्तम संख्या, दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, उन दोनों संख्या के लघुत्तम और महत्तम संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, दोनों संख्याओं के महत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या, महत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। दोनों संख्याओं के महत्तम संख्या और लघुत्तम संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो संख्या ले लीजिए, छोटा संख्या पहले लेते हैं, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए ले लेते हैं, कितना ले, 16 और कितना ले लेते हैं, 20, ठीक है, 16 और 20। तब इसका पहले 16 और 20 का लघुत्तम निकालने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका फैक्टर ले लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 20 का भी निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, तो
तो 2 दूना 4, 4 पच्चे 20। अब विद्यार्थी इसका एलसीएम भी निकालना सिखा दिए हैं। अगर एलसीएम निकालना हो किसका किसका 16 और 20 का, तो बताए थे जो दोनों में मिल रहा है उसको लिखिए। तो ये 2 मिल रहा है यहाँ भी, तो 1 लिखिए। फिर यहाँ भी मिल रहा है तो 1 लिखिए। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखिए। ये भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखिए। ठीक है, पहले जो मिल रहा है उसको लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। ठीक, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80 आ गया। ठीक है, गुना करने आता है। एवं क्या निकाल लेंगे, महत्तम HCF। ठीक, HCF में क्या बताएं, जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे। तो कितना होगा, दोनों में कौन मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, और क्या दोनों मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 5 मिल रहा है, नहीं, और मिल रहा है, नहीं। देखिए ये बोलेंगे सर ये दोनों तो मिल ही रहा है इससे, तो इससे ऑलरेडी मिला चुके, जो मिला चुके उससे फिर नहीं मिलाना। ठीक है ना, क्योंकि जो मिल लेता है ना वो पुराना हो जाता है, फिर उसी से आप मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 दूना 4। आपको विद्यार्थी एलसीएम कितना हो गया 80 और एचसीएफ कितना हो गया 4। आपको हम बताएंगे क्या कि जो दोनों संख्या का गुना करेंगे, जैसे 16 और 20 को गुना करेंगे और उसके लघुत्तम और महत्तम को गुना करेंगे तो आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे देखिए 16 गुने 20 करेंगे तो 300 कितना आएगा 20, और 80 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा 320। आप निकाल लीजिए, इसी को आप निकाल भी सकते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं आपको ताकि आपको भार ना पड़े। थोड़ा फैन बंद करते हैं, पेज उड़ जा रहा है बार बार। चलिए विद्यार्थी तब देखिए कितना कितना था, कितना कितना है। पहले हमको क्या निकालना पता है ना, दोनों का गुणनफल निकालना। ठीक है ना, किसका किसका, एक एलसीएम का, ठीक है, लघुत्तम संख्या और गुने महत्तम संख्या। ठीक है, तो लघुत्तम संख्या कितना आ गया 80, महत्तम संख्या कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 320। ठीक है, कितना आएगा 320। एवं दोनों संख्या का गुणनफल निकालिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखिए। तो कितना कितना है संख्या, एक संख्या था 16 और एक संख्या था 20, और गुना करेंगे तो आएगा 320। कितना आएगा 320। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी 320 आया, यहाँ भी 320, इसलिए कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का लघुत्तम संख्या। ठीक है ना, दोनों संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ, एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है ना, इक्वल हो गया। आपको परीक्षा में अगर सिद्ध करने को देगा तब भी आप कर सकते हैं कि कैसे दोनों संख्या का जो लघुत्तम संख्या और महत्तम संख्या का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आपको हम 3 संख्या देते हैं, उसका आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे। ठीक है, जैसे कि रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य या भाई लिखा हुआ है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसका किसका, मान लीजिए आपको दे देगा 12, 15 और 21 का लघुत्तम संख्या निकालें एवं महत्तम संख्या ज्ञात करें। लघुत्तम संख्या एवं महत्तम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम संख्या एवं महत्तम संख्या, किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए नियम सीख जाए विद्यार्थी, बाकी आप आराम से बनाते रहेंगे। जैसे 12 है, 12 का आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड क्या क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुने 2 गुने 3। फिर 15 का भी निकाल सकते हैं आप अभाज्य गुणनखंड, क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5। फिर उसी तरह 21 का भी लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या लिख सकते हैं 2 से 21 कटता है नहीं, तो 3 गुने 7 लिखिए।
अब इसको क्या निकालना है, महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या, इसलिए क्या है लघुत्तम संख्या। किसका किसका निकालना है, 12, 15 और 21 का। आपको हम बताए थे नियम, जो सभी में मिल जाता है उसको भी लिखेंगे, जो सभी में मिल जाए उसको लिखेंगे, और जो नहीं मिले उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो सभी में कौन कौन मिल रहा है, देखिए कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सभी में कोई नहीं मिल रहा है तो सबको लिखना पड़ेगा ना। और देखिए ये भी 2 सब में नहीं मिल रहा है तो इसको लिख दीजिए, ये 2 सब में मिल रहा है नहीं तो इसको भी लिख दीजिए, ये 3 सब में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, देखिए मिल रहा है विद्यार्थी, तो एक इसको लिख दीजिए। अब इसमें आइए, ये 2 तो लिख दिए हैं, मिल जाएगा, 3 भी मिल जाएगा, 5 मिल रहा है नहीं तो 5 को लिखिए। अब इसमें आइए, ये 7 है, 3 तो मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लिखिए, ठीक है। तो जो सब में मिल रहा है उसको लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए, और गुना करिए, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो गया 4 तिया 12 25, 60 गुने 7 करेंगे तो 420 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 420। और महत्तम संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो, महत्तम संख्या, ये तो आसान है, जो सभी में मिलता है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सब में कौन मिल रहा है 3, तो 3 हो गया। इसका आप कह सकते हैं कि सभी में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसका गुणनफल, सभी में उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल निकालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, महत्तम संख्या निकल जाएगा। और अगर उदाहरण लेना चाहेंगे तो और देख सकते हैं, बाकी आप खुद समझ सकते हैं, उदाहरण का तो कोई अंत नहीं है। फिर आपको हम एक और उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि विद्यार्थी रहेगा, क्या देल रहेगा, 8 है, 9 है और 25 है, ठीक है ना, 8, 9 और 25, इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड से। तो 8 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 8 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, ठीक है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 गुने 3, फिर 5 का करिए, 25 का करिए, ठीक है, फिर किसका करेंगे 25 का, तो हो जाएगा 5 गुने 5। अब देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, इसलिए क्या लिखेंगे, लघुत्तम संख्या, किसका किसका है, तो 8, 9 और 25 का, ठीक है। अब देखिए जो सब में मिल रहा है उसको लिखिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए, ठीक है। तो 2 3 बार आया है, 2 3 बार किसी में नहीं आया तो लिख दीजिए, 3 2 बार आया, 3 2 बार किसी में नहीं आया तो लिख दीजिए, 5 2 बार आया, 5 2 बार किसी में नहीं आया तो लिखिए, सबसे मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इससे भी मिल गया, इससे भी मिल गया, इससे भी मिल गया, गुना कर दीजिए इसको, 5 गुने 5 करेंगे, 5 गुने जब 5 करेंगे तो कितना आएगा 25, और दूना 50 दूना 100 दूना 200 तिया 6 तिया 1800, ठीक है। गुना कर लेंगे, गुना करना तो आप लोग को बहुत बड़ा कह सकते हैं क्या है, एक पहाड़ नहीं है। महत्तम संख्या निकाल लीजिए, महत्तम संख्या 8, 9 और किसका 25 का। देखिए विद्यार्थी जो सभी में मिल रहा है उसको लिखिए, सब में कोई मिल रहा है क्या, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, तो नहीं कोई मिल रहा है तो एक तो मिलता है, सबसे आसान तरीका से कौन मिल जाता है, सभी में एक मिल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका महत्तम संख्या कितना हो गया, 1। आप लिख देंगे कि अतः 8, 9 और 25 का जो लघुत्तम संख्या आया वो कितना है, लघुत्तम संख्या जो है कितना आया बोलिए 1800, तो 1800 लिखेंगे। एवं महत्तम संख्या कितना आया, महत्तम संख्या कितना है, महत्तम संख्या 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। फिर और इस तरह से आप प्रश्न को आप बना लेंगे, लघुत्तम संख्या और महत्तम संख्या पे आधारित प्रश्न जो रहेगा वो बन जाएगा। एक और नया पॉइंट या नया तरीका से प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे आएगा कि क्या देगा कि एचसीएफ दे देगा आपको, ठीक है, एचसीएफ देगा 306657 का एचसीएफ दे देगा 9, ठीक है, और कहेगा क्या करें, एलसीएम ज्ञात करें।
क्या ज्ञात करें, एलसीएम। 006 और 697, 57 है, 657, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ दिया है, मतलब महत्तम संख्या दे दिया, लघुत्तम संख्या दे दिया, और इसको क्या करा है कि आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम नहीं दिया है, बस संख्या दिया है। तो आप पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, अभी बताए हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। उनके एलसीएम और एचसीएफ, इसी को बोल सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो गुणनफल तो हमें मालूम हो जाएगा कितना कितना है, एक संख्या में 306 है, ठीक, और एक संख्या में 657 है। और एलसीएम तो मालूम करना है, और एचसीएफ हमको दिया हुआ है कितना, 9, ठीक है। इसी को आप सोल्व कर सकते हैं जनरल मेथड से। ये गुना है तो गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 306 और 657 डिवाइड हो जाएगा, और ये जो आप सोल्व करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। ये भाग लग जाएगा, नोतिया 27 बचा 3, 9 चौक 36, ये कट जाएगा 3 और 4 बार में। और फिर जब आपको गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुना, जब आप गुना करेंगे, ठीक है, देखिए 34 और 657 को गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिल जाएगा, मिलेगा ना। अब गुना करना आता है, अगर आप आलस भरे इंसान बनेंगे तो गड़बड़ बात है। आप गुना करके क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसी तरह से और सारी जो भी संख्या आएंगे, इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थी, हम जब अगले वीडियो में आएंगे, जब अगले क्लास हम करेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि किसी संख्या का इकाई अंक कितना होगा और उसको कैसे ज्ञात करेंगे। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि किसी संख्या है 6 के पावर मान लीजिए 50 है, तो इसके इकाई अंक 0 आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी हम बताएंगे। मान लीजिए कोई संख्या है 4 पर 2000 लिखा हुआ है, तो इसका इकाई अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में भी बताएंगे। या फिर कोई भी संख्या का इकाई अंक कितना होगा, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखिए, परिवारों का भी ख्याल रखें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू, बाय।